हेलो एस्पिरेंट्स, बात करते हैं कि अगर आप सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी और अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। हाउ शुड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, तैयारी कैसे करें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे लिखा है जीएस एनसीईआरटी गेटवे टू कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, सवाल पूछे जाते हैं जो फैक्चुअल नहीं कॉन्सेप्चुअल होते हैं। जैसे कि मेंस में इलस्ट्रेट, क्रिटिकली एनालाइज, डिफाइन। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं तो केवल तथ्य नहीं, आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए और कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन जीएस एनसीईआरटी से ही होनी चाहिए, बिकॉज जीएस एनसीईआरटी आपको वो कॉन्फिडेंस, वो आइडिया और वो माइंडसेट देता है कि किसी क्वेश्चन को परसीव उसके डिमांड के हिसाब से आप आंसर्स करें। आइए इसी चर्चा को आगे लेके चलते हैं। स्टूडेंट, जब हम तैयारी करने आते हैं तो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट और एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हमारे पास एक सिलेबस होता है और एक ड्रीम होता है कि मैं आज एक एस्पिरेंट हूं और कल एक आईएएस बनूंगा। लेकिन इसके बीच में होता है राइट प्रिपरेशन, राइट मेथड, राइट आंसर राइटिंग, क्वालिफाइंग प्रीलिम्स, लॉट ऑफ स्टेप्स। इसको कैसे शुरुआत की जाए, तो स्टूडेंट आज हम यही चर्चा करने वाले हैं कि जीएस एनसीईआरटी से कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा स्टूडेंट कि इट्स अ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मानिए हमारे देश में 1829 में अबोलिशन ऑफ सती हुआ, यह फैक्ट आपने पढ़ा और फिर आगे चल के आपने यह पढ़ा कि 1856 में विडो रिमैरेज एक्ट आया। यह आपका सिलेबस का पार्ट है, लेकिन एज एन आईएएस आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए स्टूडेंट? बीच में एनालिटिकल एनालिसिस होना चाहिए कि 1829 में जब हमारे देश में सती प्रथा को हटाया गया तो एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज कॉल्ड विडो, विधवा। पहले यह कॉन्सेप्ट नहीं था क्योंकि पहले लोग उनके डेड हस्बैंड के साथ उनकी महिलाओं को जला देते थे, उनकी पत्नियों को जला देते थे, तो विधवा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जब सती प्रथा खत्म हुआ तो विधवा का कॉन्सेप्ट आया और उसके बाद उनके साथ समाज क्या करे यह समाज नहीं जानता था। इसीलिए जब विडो रिमैरेज एक्ट बना तो महिलाओं को 1829 में केवल जीवन दान दिया गया, लेकिन 1856 में जो लॉ बना दैट इज कॉल्ड विडो रिमैरेज एक्ट, उनसे समाज में उनको फिर से जुड़ने का मौका मिला और जीवन में एक दिशा मिला। तो स्टूडेंट, ये सब दृष्टिकोण आपको एनसीईआरटी से मिलता है। अपनी बात को आगे लिए चलते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाई शुड आई स्टडी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो स्कूल की किताबें होती है, मैं उसको क्यों पढ़ूं जबकि मैं तैयारी कर रहा हूं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। तो आइए हम कुछ टॉपर्स की बातें सुनते हैं कि एक टॉपर का क्या कहना है अबाउट एनसीईआरटी। तो हम अब बात कर रहे हैं मिस रिया दाबी का, जिनका रैंक 15 था। उन्होंने अपने इस अटेम्प्ट में रैंक 15 हासिल किया और देखिए एनसीईआरटी के बारे में वो क्या कहती हैं। Yes, even for the NCERTs such as for history, geography, I used to make notes also, because I think NCERTs they build your foundation, but तो देखा उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी आपका फाउंडेशन यानी कि आपका रूट्स मजबूत करता है। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि आपको और भी बुक्स पढ़नी पड़ेगी टू गेट द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, लेकिन एनसीईआरटी आर द रूट्स, मतलब फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है आपको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। राइट स्टूडेंट, अब जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे तो 2-3 सवाल आपके दिमाग में आएंगे। हाउ शुड आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन, देन विच बुक शुड आई स्टडी फर्स्ट, एंड हाउ टू क्वालिफाई प्रीलिम्स। क्योंकि जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि मैं प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई करूं। इन सबका आंसर्स एनसीईआरटी के पास है। स्टूडेंट, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हो, मैंने एक वर्टिकल बना रखा है जीएस एनसीईआरटी कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड कंटेंट एनरिचमेंट बुक। स्टूडेंट, अगर आपको एक सक्सेस पाई है तो आपको एक स्ट्रक्चर में पढ़ाई करनी होगी। से फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं और पाते हैं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट से वो रिलेट नहीं कर पाते। स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए बेसिक जीएस एनसीईआरटी से कीजिए, बिकॉज ये आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा। उसके बाद जब आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, उनके नोट्स या क्लासेस को करते हैं, तो आप उनसे रिलेट कर पाएंगे और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग डिराइव कर पाएंगे। और सबसे लास्ट में आता है कंटेंट एनरिचमेंट बुक्स, जो आप पढ़ते हैं एक पेरिफेरल अंडरस्टैंडिंग, एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए।
तो स्टूडेंट से फॉर एग्जांपल आपने इकोनॉमिक्स शुरू की तो आप पहले एनसीईआरटी शुरू कीजिए, फिर इंस्टीट्यूट के मटेरियल को पढ़िए, और उसके बाद इफ यू हैव टाइम यू कैन रीड लाइक से फॉर एग्जांपल उमा कपिला आपने इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ लिया, थिंग्स लाइक दैट। तो स्टूडेंट ये प्रोसेस जो फॉलो करते हैं ये सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। अपने डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि एनसीईआरटी अगर मुझे पढ़ना है तो व्हाट इज द बेसिक एडवांटेज, मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा। तो जैसे कि अभी एक बेनिफिट तो हमने डिसाइड कर लिया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और मैं एनसीईआरटी को इसलिए इंपॉर्टेंट मानता हूं बिकॉज इट इज ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर द गवर्नमेंट एंड बाय द गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि एग्जामिनेशन गवर्नमेंट ले रही है और एनसीईआरटी की पब्लिकेशन भी गवर्नमेंट की है। दैट इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत सिंपल एंड लूसिड है, क्योंकि लिखा ही बच्चों के लिए गया है। तो 6th 12th एनसीईआरटी को आप बहुत आराम से समझ सकते हैं और इन डेप्थ आपको समझ में आएगा। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की, तो उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके जो कीवर्ड्स हैं, वो बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और आपको समझ में आएगा कि किसी बात को प्रेजेंट करने का, लिखने का तरीका कैसे होता है। बिकॉज गवर्नमेंट अपने बुक्स में जैसा लिखती है, कहीं ना कहीं आपसे भी ये आशा, एक्सपेक्टेशन करती है कि यू शुड ऑल्सो राइट इन द सेम फॉर्मेट। उसके बाद अगर कभी भी अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन का आंसर आ रहा है या मेंस का आ रहा है, अगर डाउट होता है तो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी की मानी जाती है, बिकॉज वो गवर्नमेंट का खुद का पब्लिकेशन है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एनसीईआरटी में आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको आंख मूंद के विश्वास कर सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑफ गवर्नमेंट पब्लिकेशन। आप उस पर 100% रिलाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट किसी एक पर्टिकुलर लेखक या पर्टिकुलर ऑथर का पढ़ते हैं तो आप एक माइंडसेट को पढ़ते हैं। बट एनसीईआरटी आर रिटन बाय लॉट ऑफ बिग इंस्टीट्यूट्स। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विल बी टेकिंग पार्ट, लॉट ऑफ हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूट्स विल बी टेकिंग पार्ट, लॉट ऑफ पीपल विद वैराइड एक्सपीरियंसेस हिस्टोरिकल फील्ड में, वो सब लोग मिलके एक रिसर्च वर्क आपको देते हैं। तो जस्ट विद सिंपल लैंग्वेजेस, करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड क्वाइट रिसर्च एंड एक्सटेंसिव मटेरियल आपको बहुत आसान भाषा में मिलती है स्टूडेंट, इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा मिस दिव्या रैंक 28 का, कि उन्होंने क्या कहा कि जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो यू शुड बिगिन विद व्हाट। What is your strategy there? Ma'am, prelims में we have 2 papers, GS and CSAT. So for GS सबसे important तो है, जो लोग preparation start कर रहे हैं, we all know basic NCERTs, we have to cover them. So as you have an idea that उन्होंने खुद कहा कि अगर आपको शुरुआत करनी है, आपको स्टार्ट करने प्रीलिम्स में, तो यू हैव टू स्टार्ट विद बेसिक GS NCERT। नाउ स्टूडेंट, आपने ये सारे टॉपर्स को सुना होगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो पाओगे कि आपको बहुत सारे टर्म्स, जार्गन्स समझ में नहीं आ रहे, जिससे आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो कि न्यूज़पेपर में जो चीज लिखी है वो क्या है। सेकेंड, हम जिस भी इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करते हैं उसमें पूरा करिकुलम खत्म होने में 8 to 9 मंथ्स ऑफ टाइम लगता है, लेकिन क्या हम 8 to 9 मंथ्स ऑफ टाइम तक वेट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट न्यूज़पेपर? क्यों ना कुछ हम ऐसी किताबें पढ़ लें, पूरा एनसीईआरटी समझ में आने लगे, और एनसीईआरटी के बेसिस के ऊपर अब जो भी न्यूज़पेपर में मुझे एनकाउंटर हो रहा है आई कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट याद रखिए कि जब भी यू रीड एनसीईआरटी, आपके वो सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज और जार्गन्स क्लियर हो जाते हैं, और इसके बाद अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी जार्गन्स, टर्मिनोलॉजीज गिवन इन द न्यूज़पेपर। नाउ एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक ब्रेकिंग न्यूज आया, ब्रेकिंग न्यूज में यह लिखा हुआ है कि इसमें लिखा है कि जीडीपी श्रिंक्स रिकॉर्ड 23.9%। फिर इसी आर्टिकल के अंदर में आप पाते हो कि देयर इज अ टर्मिनोलॉजी रिटन फिजिकल डेफिसिट। स्टूडेंट, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हो, आपने साइंस में ग्रेजुएशन कर रखा है और आप फिजिकल डेफिसिट पढ़ते हो, आप पढ़ते हो जीडीपी, तो यू डू नॉट हैव एनी आइडिया, आपको कुछ समझ नहीं आता व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज दिस फिजिकल डेफिसिट, राइट? और ये नंबर्स बहुत ज्यादा ग्रॉस है या इट्स ओके, यू हैव नो आइडिया।
लेकिन स्टूडेंट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यू विल गेट कंप्लीट आइडिया। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि एनसीईआरटी में एक एनसीईआरटी में ये क्लियर लिखा है कि जो जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये क्या है? इट्स अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एक साल के अंदर होता है, उनकी कुल वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, जो एग्जाम्पल दिया है वो एग्जाम्पल ऑल सिंपल है। इसमें दिया गया है यू कैन थिंक जीडीपी एज अ केक। आप जीडीपी को केक की तरह सोचें, एंड ग्रोथ इज इंक्रीज इन देयर साइज ऑफ द केक। इफ द केक इज लार्जर, मोर पीपल कैन एंजॉय इट। मतलब उन्होंने बताया कि जीडीपी एक केक की तरह है, जितना बड़ा केक होगा सबका शेयर उतना बराबर होगा, सबका साथ सबका विकास होगा, इकोनॉमिक पैरिटी होगी और एक साथ सब आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, इतनी बेसिक चीजें एनसीईआरटी में समझाई गई है, और जब आप न्यूज़पेपर करोगे तो आप और अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ पाओगे। और जैसा कि आप ट्रेंड देख रहे हो कि नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स इंक्रीज हो रहा है प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, तो एनसीईआरटी का भी रोल इंक्रीज हो रहा है। नाउ सिविल सर्विसेज यूपीएससी एक ऐसा डेस्टिनेशन है स्टूडेंट जिसके लिए सब लोग ट्राई कर रहे हैं। तो मैंने एक बस बनाया और उस बस में डेस्टिनेशन रखा सिविल सर्विसेज, बट उसमें स्टूडेंट्स भी हैं जो आर्ट्स हैं, कॉमर्स के, साइंस के हैं, कुछ मैनेजमेंट के लोग हैं, कुछ चार्टर अकाउंटेंट हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं। यानी हर वो व्यक्ति जिसका एकेडमिक प्रोफाइल अलग अलग है वो सिविल्स की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये कॉमन बस में इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस यानी जीएस वो कॉमन है, सीसैट कॉमन है, यानी मैक्सिमम चीजें कॉमन है। यानी अगर कोई मैनेजमेंट से है, कोई सीएस से है, तो वो अपने फील्ड में तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बाकी फील्ड में हो सकता है उसकी पकड़ उतनी तेज ना हो। एन इंजीनियर कैन बी गुड एट मैथ्स, he can be very much logical at geography, but हो सकता है उनको इकोनॉमिक्स ना आए। सेम गोज विद बीए पर्सन, उनको हिस्ट्री बहुत अच्छी सी आती है लेकिन साइंस ना आए। यानी सिविल सर्विसेज ऐसा डेस्टिनेशन है जिसमें सारे लोग कॉम्पीट करते हैं, सबका एक एक्सपर्ट फील्ड होता है और दूसरा एक पेन एरिया यानी कि वीक एरिया होता है। नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, जैसा कि हम देख सकते हैं रैंक 9 मिस अपला मिश्रा, शी हैज गिवन अ ब्यूटीफुल आंसर। लेट्स हियर फर्स्ट। Read it is because if you're coming from a science background, for example, then we tend to forget a lot of our basics. For example, in polity, we forget what we studied, we forget the fundamental rights. So, एक तरह से revision हो जाता है and your basics become strong. तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर आपने पॉलिटी बहुत पहले पढ़ रखी है और वो भूल चुके हो, आप दोबारा पढ़ते हो तो सारी चीजें माइंड में रीसेट होती हैं, सारी चीजें दिमाग में रिकॉल होती है, एंड यू बिकम वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑफ द बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। और लेवल फील्ड का काम करता है। एक डॉक्टर है, साइंस पता है, तो इकोनॉमिक्स पढ़ के इकोनॉमिक्स जान लेते हैं। क्यों जान पाएंगे? क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, राइट? नाउ अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स होता है कि विच क्लास एनसीईआरटी शुड आई स्टार्ट विद। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि हम कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट का तो यह भी डाउट होता है कि जो एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं इट शुड बी ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी, राइट? तो स्टूडेंट देखिए, मैं आपको बहुत एक की फंडा दे रहा हूं। इफ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, से इफ यू आर प्रिपेयरिंग से एक साल पहले, तो यू कैन स्टार्ट विद 6th एनसीईआरटी एंड ग्रेजुअली गो टू 12th एनसीईआरटी। बट इफ यू हैव लेस टाइम, यू कैन स्टार्ट विद 8th क्लास एनसीईआरटी और 9th क्लास एनसीईआरटी एंड ग्रेजुअली गो टू 11th to 12th। लेकिन अगर हम डीप एनालिसिस करें कि ये कैसे तय करें कि हमें कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो स्टूडेंट ये हम इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। सपोज अगर मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूं तो मुझे हिस्ट्री तो बहुत अच्छी से आती है, लेकिन से फॉर एग्जांपल मुझे साइंस नहीं आता, तो मे बी जो बायोलॉजी सेक्शन है आई कैन स्टार्ट विद 9th स्टैंडर्ड। लेकिन अगर मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं और मुझे हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं आती, तो you must rely that history और geography are the core subjects of UPSC और civil services PCS। आपको 6th क्लास से शुरू करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो जो सेकंड सब डिवीजन है उसको हम 9th and 10th से काउंट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें स्टूडेंट तो 6 to 8 या 9 तक, राइट? इट्स वेरी काइंड ऑफ अ बेसिक इंफॉर्मेशन, स्टोरीज ज्यादा दिए गए हैं। तो इकोनॉमिक्स की किताब को हम चाहें तो हम 10th या 11th से शुरू कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने +2 में इकोनॉमिक्स पढ़ा था या आपने चाइल्डहुड में अच्छा खासा उसमें पकड़ या इंटरेस्ट रखी थी, तो उन सब सब्जेक्ट को आप चाहें तो 6th 8th को नेग्लेक्ट करके आप 9th से शुरू कर सकते हैं। और लास्ट में बात करते हैं स्टूडेंट 11th 12th। सपोज यू आर अ साइंस ग्रेजुएट, आप साइंस ग्रेजुएट हो, आपको सब कुछ पता है,
तो इट्स बेटर यू कैन पिक अ बायोलॉजी बुक फ्रॉम 11th to 12th स्टैंडर्ड. सो बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक एमेच्योर बनाया है जिनको विषय के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, तो वो 6वीं से शुरू करें. एक ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ नॉलेज है एक लेवल का, तो ही कैन स्टार्ट विद 9th, and a person who is expert in that subject, he can directly start with 11 to 12. So these are the basic ways of shortlisting which books I should study. Now सबसे important question कि NCERT पढ़ के होगा क्या? Conceptual understanding सही बात है, easy language भी है, सब कुछ है, but what will I gain? Student देखिए मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है. What is the basic? 2016 में सिविल सर्विसेज में NCERT बेस्ड कोर्स 24 क्वेश्चन है. 2017 में 37, 2018 में 32, 2019 में 33 और 2020 में 34. यानी अगर निकाले तो औसतन 30 प्लस क्वेश्चन सिविल सर्विसेज ने एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट पूछा है. यानी अगर आप एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स यही दो चीज को अगर तैयार करके अच्छे से लेके जाओ तो आप एट पार हो सकते हो स्टूडेंट. आपका चांसेस बहुत ब्राइट है कि आप प्रीलिम्स मेंस आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, इनफैक्ट इंटरव्यू. राइट स्टूडेंट, इसी चर्चा को आगे लेते हुए हम चलते हैं. ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंपॉर्टेंस ऑफ जीएस एनसीईआरटी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कि एनसीईआरटी क्वालिफाई करने में आपको कितनी हेल्प करती है. तो स्टूडेंट अगर आप 2016 में देखें सबसे नीचे, तो कट ऑफ मार्क्स इस जनरल कैटेगरी का हमने लिया है 116 थी, और जिसमें से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कितने आए, क्वेश्चंस यानी मार्क्स से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 48 मार्क्स, यानी 116 मार्क्स थे कट ऑफ, 48 मार्क्स का क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया, यानी कुल 41% कट ऑफ सिर्फ एनसीईआरटी बेस से आप कर सकते हैं. मतलब कट ऑफ का 41% मार्क्स इस कैन बी क्वालिफाइड फ्रॉम एनसीईआरटी. इसी तरीके से स्टूडेंट अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो मैंने 2020 का एक रिसेंट डेटा लिया है जहां कट ऑफ था 92.51 और मार्क्स एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस के थे 68, यानी 73% ऑफ द कट ऑफ मार्क्स सिर्फ एनसीईआरटी से हो रहा था. और स्टूडेंट 73, 67, 65, 70, 41%, यानी अगर मैं इसको ले सकता हूं तो एवरेज लूंगा तो एटलीस्ट 60% प्लस क्वेश्चंस कट ऑफ मार्क्स का कैन बी इजिली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी. तो स्टूडेंट अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते हो तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट होता है कि आपका जो प्रीलिम्स है उसका 60% क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड. नाउ यू अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट मेंस लिखने का मौका तभी मिलेगा जब प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा. सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इस चर्चा को आगे लिए चलते हैं स्टूडेंट्स. अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सवाल पूछे कहां से गए, लेकिन ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं. चलिए देखते हैं. विद रेफरेंस टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. जैसे कि मान लीजिए आपको पेयर्स राइट मैच करें. संस्कृत कॉलेज बनारस, इसमें विलियम जोन्स लिखा है, आंसर जॉनथन डंकन होगा. राइट, लेकिन मेरा है कि गौर कीजिए एनसीईआरटी पढ़ने से माइन्यूट डिटेल्स पता चलती है. यहां फोर्ट विलियम कॉलेज लिखा है अर्थल वेल्सले. राइट, अब स्टूडेंट यहां कंफ्यूजन हो जाएगा. राइट, यहां पर होना चाहिए लॉर्ड. तो अगर देखा जाए तो ये दोनों गलत हो गए स्टूडेंट. तो यहां पे जो आंसर होगा वो केवल बी होगा. ये फैक्चुअल चीजें हैं, लेकिन इसको एक जगह आप एनसीईआरटी में ही पाओगे. सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि इस तरह के चीजों को आप एनसीईआरटी से फॉलो करें. और क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के फैक्ट्स गवर्नमेंट के हैं, एग्जामिनेशन गवर्नमेंट का है, तो कोई डाउट्स नहीं होगा. उसके बाद स्टूडेंट चलते हैं एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे जो आपके सामने है. ऑन 21 जून द सन. तो जैसे आपके दिमाग में 21 जून आएगा स्टूडेंट, क्लिक हो जाएगा कि नदर्न हेमिस्फीयर का ये लॉन्गेस्ट डे है, यानी जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्टेड रहेगा सन की तरफ. तो व्हाट विल हैपन? तो अगर आप इस सारे ऑप्शन स्टूडेंट अगर पढ़ पा रहे, इफ यू कैन रीड ऑल दिस ऑप्शन, तो आप पाओगे कि लिखा है कि डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्टिक सर्कल. ये बिल्कुल सही जवाब है. अब 6 महीने तक आर्टिक सर्कल में पूरा डे लाइट होगा क्योंकि इट्स स्लाइटली टिल्टेड. लेकिन इसके बाकी ऑप्शन स्टूडेंट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप वन शॉट में इसको सही कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. Which of the following is not included in the asset of commercial banks in India? ये भी क्वेश्चन 2019 से पूछा गया. मैं सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर से उठा के लाया हूं. Which of the following is not included in the asset? एसेट पूछा, यानी सीधा सवाल है कि लायबिलिटी कौन सा है स्टूडेंट. हम जानते हैं एडवांस
इन्वेस्टमेंट, दीज ऑल आर एसेट। डिपॉजिट लायबिलिटी है बिकॉज हम और आप जब पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो हमारे लिए तो एसेट है, लेकिन बैंक के लिए लायबिलिटी है बिकॉज ये डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि आप जब चाहें इसकी मांग कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप डिपॉजिट, टाइम एंड डिमांड। ये सारा इंस्ट्रक्शंस, ये सारा डेटा आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। फिर एक 2018 का क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन इस बार के प्रीलिम्स में आपने देखा, पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आए, पीसीएस में भी यही होता है। जो ट्रेंड यूपीएससी में होता है वो पीसीएस में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। स्टूडेंट, आप कोई भी बुक्स पढ़ते हैं उसमें सारे फैक्ट्स कॉन्सेप्ट पार्ट होते हैं, लेकिन जो इंप्लाइड मतलब निकल कर आता है, जो इंप्लाइड थॉट प्रोसेस बिटवीन द लाइंस पूछते हैं, वो ना कहीं एनसीईआरटी में पूछता है। तो रूल ऑफ लॉ क्या है? क्या लिमिटेशन ऑफ पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द गवर्नमेंट, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। तो आई बिलीव स्टूडेंट ये तीनों चीज है, और ये चीज तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ओपनली दिखता भी है, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये थर्ड वाला नहीं होगा, आंसर विल बी 1, 2 and 4, हेंस सी विल बी योर ऑप्शन। और ये पूरी डिटेल्ड एवी डाइसी, जिसको आप पॉलिटी में पढ़ते हो, एवी डाइसी उन्होंने इंप्लीकेशंस ऑफ रूल ऑफ लॉ पढ़ा है, और एनसीईआरटी में उसका कंप्लीट रूप से विवरण है। ये लास्ट सवाल में जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर्स इन द डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस। डेजर्ट एरिया, रेगिस्तानी क्षेत्र में लीफ क्या मॉडिफिकेशन करती है? हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, टाइनी लीव्स, थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो ये सारी चीजें करती हैं, तो आंसर होगा 1, 2 and 3। स्टूडेंट, ये वन ग्लांस में आंसर देने वाली थी, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं ली है तो एग्जामिनेशन हॉल में आप कंफ्यूज कर सकते हो। मे बी यू कैन गेट कंफ्यूज कि टाइनी लीव्स और ये हार्ड वैक्स लीव्स थॉर्न इंस्टेड होगा नहीं होगा। ऑल दिस कैन बी इजीली हैंडल्ड बाय द एनसीईआरटी। इसलिए स्टूडेंट, मैं हमेशा कहता हूं कि ओपन योर माइंड। अगर एक बार आपका माइंड किसी सब्जेक्ट के लिए ओपन हो गया, कॉन्सेप्चुअली वो बहुत स्ट्रांग हो गया, तो फिर सीन क्वेश्चन आए, अनसीन क्वेश्चन आए, आप एग्जामिनेशन हॉल पे भी अपने एनालिटिकल एबिलिटी से आंसर निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट, किसी भी जर्नी को शुरू करने से पहले यू हैव टू स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप, राइट। और सिंगल स्टेप से ही माइल्स ऑफ जर्नी कैन बी कंप्लीटेड। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है आपको ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। धन्यवाद।